ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या है, जैसे हम कोई भी मटेरियल सपोज एक फैक्ट्री से किसी डीलर के पास पहुंचाना है, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक भी माल ट्रांसपोर्ट होता है, तो कोई भी प्रोडक्ट्स जब हम वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में? जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज चलती हैं, नेचुरल सी बात है, बिना अमाउंट के कोई भी कंपनी नहीं चलेगी। अगर उन्होंने भी ट्रक्स लगा रखे हैं, ड्राइवर्स लगा रखे हैं, तो अर्निंग करने के लिए लगा रखे हैं, फ्री चैरिटी कोई नहीं कर रहा। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं वो पर पीस अमाउंट लेती हैं, सपोज आपने कोई प्रोडक्ट दिल्ली से हिसार तक मंगवाया है और वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी के हिसाब से होता है कि आपने किस टाइप का पैकेट भेजा हुआ है, वेट के हिसाब से भी होता है कईयों का, जैसे कोरियर सर्विस वाले भी वेट के हिसाब से लेते हैं चार्जेस, लेकिन ट्रांसपोर्ट कंपनी में भी पर पीस अमाउंट सेट हो जाती है। सपोज 10 रुपीज़ पर पीस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेंगे। जैसे आप ऑनलाइन भी कोई हम परचेज करते हैं कुछ अमाउंट कोई भी प्रोडक्ट्स, तो उसमें क्या होता है, कईयों में तो शिपिंग चार्जेस नहीं होते, मतलब 190 का प्रोडक्ट है तो आपको 190 का पड़ेगा, लेकिन कोई कोई क्या करता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए 190 वाली चीज़ वहाँ पर लिखी होती है 160 की है, तो हम अट्रैक्ट होते हैं कि यहाँ तो 160 की मिल रही है, नीचे ध्यान से नहीं पढ़ते कि उसमें नीचे लिखा हुआ है 40 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस, वो 190 की पड़ रही थी, विदाउट शिपिंग चार्जेस थी, ये 160 की है, दिखने में 160 बड़ा बड़ा थी, क्या नीचे लिखा हुआ था शिपिंग कॉस्ट 40 रुपीज़, वो हमने देखी नहीं। जब वो ट्रांसपोर्ट वाला यहाँ आता है कोरियर सर्विस वाला, तब वो बोलता है कि 200 दे दो, तब हम बोलते हैं कि क्या जी वो तो शिपिंग चार्जेस भी थे। फिर हम कंपनी में फ़ोन करते हैं चीज़ मंगवाने के बाद, ऑनलाइन सेंटर पे कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं, तो पता चलता है व्हाट ही सेज कि सर ये तो लिखा हुआ था उसमें, वो हमने नहीं पढ़ा ध्यान से। तो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लगते हैं। अब कोई भी एक चीज़ सर को कोई भी एक प्रोडक्ट को वन फैक्ट्री वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट करते हैं। अब जो आपके पास क्वेश्चन आएगा इसको सीख लो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या करना है। फर्स्ट ये हुआ है मेडिसिन कंपनी, मैं स्टेटमेंट पूरा नहीं लिख रही, बस मेडिसिन कंपनी है फैक्ट्रीज एट 2 प्लेसेस। एक मेडिसिन कंपनी है, कल आपको बताया था जब भी आप स्टेटमेंट की 1 लाइन रीड करते हो उसका शॉर्टकट लिख लो। तो मेडिसिन कंपनी की 2 फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री ए एंड फैक्ट्री बी। नाउ फ्रॉम देयर प्लेसेस सप्लाई इज मेड टू ईच ऑफ 3 एजेंसीज। अब वहाँ से 3 एजेंसीज हैं, पी क्यू और आर, डीलर्स। फैक्ट्री से हम कभी भी सीधा सामान नहीं लाते, फैक्ट्री से होलसेलर के पास, डीलर के पास, डीलर से फिर होलसेलर में उठाते हैं कई बार, या कई बार दोनों काम एक ही पर्सन के पास होते हैं, फिर रिटेलर के पास जाता है सामान। तो यहाँ पर अब क्या है, पी क्यू आर दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ पी क्यू आर आर। पी की रिक्वायरमेंट है 40 पैकेट्स, मंथली रिक्वायरमेंट ये दिया हुआ है 40 पैकेट्स, 50 पैकेट्स, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्ट्रीज एट ए एंड बी। ए के पास 1 मंथ में 60 पैकेट तैयार होते हैं मेडिसिन के, और ये 70 पैकेट तैयार करता है टोटल। तो हमें यही चीज़ समझनी है, कितने कितने पैकेट तो वहाँ प्रिपेयर हो रहे हैं और कितने रिक्वायरमेंट है। एक बात और बता रही हूँ, इन जो आपके सिलेबस में डिमांड सप्लाई का क्वेश्चन है वहाँ पर इक्वलिटी मिलेगी। अदरवाइज जब हम MBA में ऑपरेशन रिसर्च में भी ये काम करते हैं तब वहाँ पर डिमांड सप्लाई डिफरेंट वाले भी आते हैं, या तो डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम होती है, सप्लाई ज़्यादा है तो सामान ब्लॉक हो जाएगा, डिमांड मार्केट में उसकी कम है, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं प्राइस रेट इंक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ हो गया। यहाँ पर चेक करो रिक्वायरमेंट तीनों की कितनी है, 40 40, 80 + 50 130, और टोटल प्रोडक्ट तैयार भी कितने हो रहे हैं 70 60 130 बराबर मिलेंगे। जितना हमारे पास सप्लाई के लिए मटेरियल अवेलेबल है उतनी ही डिमांड भी है। डिमांड क्या है, इसकी डिमांड है 40 की, ये डिमांड है 40 की, इसकी डिमांड भी है 50 की। यहाँ पर इसके पास सप्लाई करने के लिए 60 पैकेट अवेलेबल है और इसके पास भी 70। आप चेक कर लीजिए, 60 + 70 130 और 40 40 + 50 भी 130, ये इक्वल मिलेगा आपको इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट इज से नाउ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में
गिवन है पर पीस के चार्जेस। अगर वन पीस पी से फ्रॉम ए टू पी, अगर ए फैक्ट्री से फ्रॉम ए टू पी, अगर ए से पी के पास जाए, ये अमाउंट दी हुई है पर पीस। मीन्स अगर ए फैक्ट्री से एक पीस, एक पैकेट को ट्रांसपोर्ट किया जाए पी डीलर की शॉप तक तो 5 रुपीज़ पर पीस लगेंगे। ए से क्यू तक जाओ तो 4 रुपीज़ और ए से आर तक जाओ तो 3। अब ये वेरिएशन क्यों है? देखो फैक्ट्री तो एक ही है लेकिन डीलर तो अलग अलग एरियाज में बैठे हैं। कोई एरिया उसको दूर पड़ता है तो वो उसको रेट ही यही बताएगा, किलोमीटर तो गिनवाएगा नहीं, वो सीधा ये रेट बनाएगा जी 5 रुपीज़ पर पीस लगेगा आपको। कोई बात नहीं, जो भी है वो उसने देखना है कि उसे इससे प्रोडक्ट मंगाना है या किसी और ट्रांसपोर्ट कंपनी से मंगाना। सेकेंड, ए से क्यू पर वो थोड़ा नियर पड़ता है 4 रुपीज़ पर पीस ले रहा है और ए से आर पर आ रहा है तो वो 3 रुपीज़। सिमिलरली बी सप्लायर से पी डीलर तक जो सामान भेजा जाता है उसके लिए 4 रुपीज़ पर पीस चार्ज है। इसका 2 रुपीज़ है, क्या पता उसके नियर अबाउट पड़ता हो, और यहाँ पर 5 रुपीज़। ये आपको टेबल भी क्वेश्चन में दी जाएगी, बताया जाएगा कि पर पीस के कितने पैसे लग रहे हैं। और फिर ये भी दिया हुआ है, आपको ये भी बता दिया कितने कितने पैकेट किस किस को चाहिए। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, हाउ मेनी पैकेट फ्रॉम ईच फैक्ट्री बी ट्रांसपोर्टेड टू ईच एजेंसी सो दैट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम। हाउ मेनी पैकेट्स फ्रॉम ईच फैक्ट्री मस्ट बी सप्लाइड to each dealer so that transportation cost is minimum। कितने पैकेट ट्रांसपोर्ट किए जाए कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम से कम खर्चा आना चाहिए सारे पूरे स्ट्रक्चर का। मतलब चाहे ए से सामान जो आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, चाहे ए से पी के पास बेचे, क्यू के पास बेचे, आर के पास, ऐसे बी से पी से क्यू, पी से आर, टोटल अमाउंट शुड बी मिनिमम। कैसे हम इसको प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, अब इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये क्वेश्चन डायग्राम से होगा और अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, वो पढ़ने में ऐसे लगता है कि क्या कर रखा है। अब देखिए मेरा काम क्या है, 3 डीलर है, डीलर्स बना देना सेंटर में, पी क्यू और आर। यहाँ पर एक सप्लायर ए, इसको ऊपर कर देती हूँ, और यहाँ दूसरा सप्लायर बी। डायग्राम समझ आ जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। ए और बी, ए के पास कितने पैकेट हैं 60 पैकेट और बी के पास कितने पैकेट हैं 70 पैकेट। पी को कितने चाहिए 40, क्यू को कितने चाहिए 40 और आर को कितने चाहिए 50। इनका सारा, अब मुझे ये नहीं पता ना किसके पास कितने पैकेट भेजे जाए, ये थोड़ी ना। अब ये बात तो आपको समझ आ गई कि इसको 40 चाहिए, लेकिन ये 40 पैकेट्स, बात ये समझो कि हम क्यों स्ट्रक्चर बना रहे हैं। भाई मेरे को 40 पैकेट्स की जरूरत है, मेरे को यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ती है ए फैक्ट्री से पी को 40 चाहिए। ए फैक्ट्री वाला उसको 5 रुपये पर पीस देता है और बी वाला 4 रुपये, लेकिन क्या पता पूरा सामान को ना दे, तो वो क्या करेगा। अब हमें यही तो ढूंढना है कि वो 40 पैकेट्स 20 इससे मंगवाएगा, 10 इससे मंगवाएगा, 30 इससे मंगवाएगा, 15 और 25 करेगा, किस टाइप से लेगा कि उसके 40 पैकेट्स पूरे हो जाए, यही चीज़ सोचनी है। फिर ये 40 कैसे मंगवाएगा, कितने इससे मंगवाएगा, कितने इससे। ठीक है, इसने तो सप्लायर है, इसने तो देने हैं, और इसके तो जैसे ही 60 पैकेट 60 पैकेट्स पूरे हो जाएंगे, अब कोई फ़ोन ऑर्डर के लिए आएगा तो ये बोल देगा कि सामान खत्म हो चुका है, कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, सॉरी शॉर्टेज है सामान की। तो ये 60 पूरे होते ही, बस इसके 70 पूरे होते ही, चाहे मंथ के पहले दिन ही इसका ऑर्डर प्लेस हो जाए, सारे ही खत्म हो जाए, उसने तो मंथली 60 पैकेट तैयार कराए हैं और उसने सेल कर दें। ठीक है, अब क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, हमने स्ट्रक्चर बना लिया। लेट सबसे पहले जब आप क्वेश्चन उठाएंगे हम ये मानेंगे पी
डीलर ने किसी एक को तो कॉल करेगा, एक टाइम पर 2 डीलर से तो बात करेगा नहीं। सपोज उसने पहले ए फैक्ट्री वाले को कॉल किया और बोला कोई तो शुरुआत करेगा सिस्टम की, एक ने शुरुआत करी, पी ने कॉल किया क्यों ए फैक्ट्री में और बोला कि जी मुझे एक्स पता नहीं है कितने वो हमें फाइंड आउट करने हैं, एक्स आइटम्स भेज दो। तो इसने कितनी आइटम्स मंगा ली? एक्स। अगर ए से इसके पास एक्स आइटम चली गई, क्यू फोन करेगा तो वो कहेगा जी वाई भेज दो। इसने दोनों को भेज दी, उसने कहा 15 पैकेट भेज दो, उसने कहा 20, इसने भेज दिए दोनों को। इसने एक्स पैकेट मंगा लिए, इसने वाई मंगा लिए। अब सुनो दूसरा अपोजिट साइड देखो, इसको कितने पैकेट की जरूरत थी? 40 की। एक्स अगर इससे मंगवा रहा है तो उससे कितने मंगवाएगा? 40 माइनस एक्स। इसको भी 40 चाहिए थे। वाई दो वेरिएबल में क्वेश्चन करना है, एक्स और वाई मानोगे बस, बाकी सारा अपने आप सोल्व होता जाएगा। 40 पैकेट चाहिए थे, वाई इससे मंगवा लिए 40 माइनस वाई। अब सुनो थर्ड अपने आप आएगा, जेड नहीं लेना। इसके पास 60 पैकेट अवेलेबल थे, पहले डीलर ने एक्स मंगवा लिए, दूसरे ने वाई मंगवा लिए। तीसरा कॉल करता है, तीसरा अगर कॉल करता है और वो चाहे जितनी भी डिमांड करे, वो क्या कहेगा जी मेरे पास तो 60 माइनस एक्स प्लस वाई अवेलेबल है, इतना ही सामान पड़ा है, यही ले लो। तो उसके पास कितना बचा है? अब इसकी डिमांड के हिसाब से काम नहीं चलेगा, ये क्या पता कितने की डिमांड कर रहा है, बट वो क्या बोलेगा फैक्ट्री वाला कि इतना ही मटेरियल अवेलेबल है, एक्स और वाई तो वो दे चुका 60 में से, तो 60 माइनस एक्स प्लस वाई का सम। समझ आ गई बात? जो बचेगा सामान वो इसको दे दिया। अब इसकी रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हुई क्योंकि इसको जितने चाहिए थे, इसने पहले ए को फोन किया, क्या पता 50 चाहिए हो, इसने कहा 50 भेज दे, वो कहेगा नहीं है इतना ही है। अब ये क्या करेगा, बाकी बचे हुए किससे मांगेगा? बी से। अब दोनों क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखना, 50 चाहिए थे, इतने मिल चुके हैं, या तो 50 माइनस 60 माइनस एक्स प्लस वाई करते हैं, या दूसरा पहलू भी देखो इसका, 70 थे इसके पास, 40 माइनस एक्स इसको दे दिए, 40 माइनस वाई इसको दे दिए, तो बचते ही इसको देगा 70 माइनस 40 माइनस एक्स प्लस 40। तुम दोनों को सॉल्व कर लो, एक ही आएगी क्योंकि ये डिमांड सप्लाई बराबर थी। उसके बाद जितना सामान बचा होगा ना, इसको चाहिए ही उतना होगा एग्जैक्टली, क्योंकि हमने 130 थे। चेक करो, सॉल्व करें तो क्या बनेगा, देखो 50 माइनस 60 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस, तो एक्स प्लस वाई माइनस 10, 70 माइनस 40 प्लस 40 80, 70 माइनस 80 माइनस 10 माइनस प्लस एक्स प्लस वाई सेम आएगा। तो ये आपकी अमाउंट है, ये दोनों की सॉल्व करने का क्या आ गई, एक्स प्लस वाई माइनस 10। ये एक बार सर्कल नहीं, ये इतनी अमाउंट आ गई। मुझे ये पता चल गया कितने कितने पैकेट ट्रांसफर करने हैं। अगर किसी को ये समझ नहीं आया दोबारा बता दो, रेज योर हैंड्स इफ एनीबॉडी वांट्स टू बी रिपीटेड। करना है रिपीट। देखो जब आप किसी भी ए फैक्ट्री से किसी भी डीलर का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कहीं से सिस्टम की शुरुआत करनी पड़ेगी। सिस्टम क्या था, 40 40 और 50 इनकी रिक्वायरमेंट है, 60 और 70 उनके वहाँ पर पैकेट्स पड़े हैं, आपको प्रोवाइड कराने हैं। कोई तो एक सिस्टम की शुरुआत करेगा, तो पी ने भी कॉल कर दिया इसको और क्यू ने भी कर दिया। पी ने एक्स मांगी, उसने एक्स दे दी। जब तक एक बात और होती है, डीलर जो फैक्ट्री वाला सप्लायर होता है उसके पास तो प्रोडक्ट पड़े हैं, वो कभी ये नहीं देखेगा कि पी ने कॉल किया और उसने कहा मुझे एक्स चाहिए और उसके पास 70 पैकेट पड़े हैं, वो क्यों मना करेगा मैं नहीं दूंगा। वो ये वेट थोड़ी करेगा कि वो दूसरे डीलर का फ़ोन आएगा बाकी उसको दूंगा, क्या पता वो डीलर फ़ोन ना करे, तो किसी डीलर की वेट में नहीं रहेगा। ये ध्यान रखोगे, जो सप्लायर होता है वो डिमांड करने वाले की वेट में नहीं रहता। जिसने पहले डिमांड करी, क्या पता ये पूरे 70 मांग ले, तो ये उसी को दे देगा, कहेगा उठा सारा सामान, फ्री हो गया, मेरा सामान सेल हो गया। तो ये वेट थोड़ी करेगा, दूसरे का कॉल आएगा मना कर देगा। भी जितना उसके पास मटेरियल है, ही इज़ नॉट गोइंग टू वेट। तो हमें ये नहीं देखना पहले दो में, तो जितनी उसने कॉल करी उसने एक्स दे दिया, जितनी इसने कॉल करी उसने वाई दे दिया। अब बचा हुआ बैलेंस क्या है कि इसको 60 इसके पास अवेलेबल था और एक्स प्लस वाई दे चुका है, तो 60 माइनस एक्स प्लस वाई। 40 चाहिए थे, एक्स यहाँ से ले लिया, 40 माइनस एक्स वहाँ से। 40 चाहिए थे, वाई इससे मंगवा लिया, तो 40 माइनस वाई वहाँ से।
लास्ट ये वाली इक्वेशन होती है जिसको आपको सोचना होता है, और इसके लिए यही सोचोगे दोनों तरीके से। इसको 60 माइनस एक्स प्लस वाई दे दिया, 50 चाहिए था, इतना मिल चुका है, तो बाकी मंगवाएगा तो 50 माइनस ये सारा, या तो ऐसे निकाल लूँ, या इसके पास 70 था, इन दोनों को इतना दे दिया तो बचा हुआ, दोनों तरीके से निकाल लेना, चाहे 50 माइनस ये करके या 70 माइनस इनका सम, कि कितना तो ये देगा और कितना उसको चाहिए, दोनों बराबर मिलेंगे। ठीक है, आपने सॉल्व करके चेक कर लिया, सेम आ गया है। क्लियर है? यहाँ तक सिर्फ क्वेश्चन का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। ऐसे हो सकता है कि आपके पास उसके रिक्वायरमेंट उसको पूरी ना ही हो, कि उसके पास भी कम रहे तो दोनों के पास, ए के पास भी और बी के पास भी। वो होता है, वो हम बीकेएम मेथड करते हैं, पेनल्टी मेथड करते हैं, वो आपके एमबीए में आते हैं ऑपरेशन रिसर्च में, तो वो +2 लेवल तक नहीं है, होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं होता है, उसके लिए मेथड्स हैं, हम उससे पेनल्टी, सप्लाई, डिमांड कम रह जाती है या ज़्यादा होता है ओवर, तो उसको करते हैं। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में वो नहीं है, आपको जितना दिया जाएगा वो फुल मिलेगा। आपका सिस्टम ये दोनों बराबर आने का मतलब ही यही है कि चाहे आप उधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो, आपका इक्वल इसीलिए आएगा क्योंकि जितना आपके पास सप्लाई मटेरियल था उतनी डिमांड थी। अगर मार्केट में डिमांड कम हो जाए तो सप्लाई वाला मटेरियल बच जाएगा, सप्लाई डिमांड कम है, डिमांड ज़्यादा हो जाए तो शॉर्टेज हो जाएगी। तो वो आते हैं मेथड्स उसको सॉल्व करने के, लेकिन इस लेवल पे नहीं है, वो ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये तो आपने बनाया नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इसने एक्स आइटम निकाली, इसने वाई। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे लिखोगे? कॉस्ट जिसको हमें मिनिमम करना है, कॉस्ट कैसे लिखेंगे? कॉस्ट दे रखी है भाई, इसने कितने पैकेट मंगवाए हैं? एक्स, और ए से पी तक पर पैकेट की कॉस्ट कितनी है? तो पहले एक काम करना, छोटे छोटे सर्कल्स में ये अमाउंट भी लिख दो। ये तो है नंबर ऑफ पैकेट्स, और सर्कल के अंदर क्या आ जाएगा? अमाउंट पर पीस। यहाँ पर क्या आएगा? 4 रुपीज़ है, ए से क्यू, तो ए से क्यू 4 और ए से आर 3, ये लिख दो। सिमिलरली बी से पी 4, बी से क्यू 2 और बी से आर 5, बाकी सब रब कर देते हैं। ये आपके पास अमाउंट आ गई, आप सॉल्व भी कर चुके हो, ये टर्म्स आ गए x प्लस वाई माइनस टी। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रक्चर था और अमाउंट्स भी आ गई। व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टोटल? पर पीस की अमाउंट 5 रुपीज़ और आइटम कितनी भेजी है? x, तो टोटल अमाउंट सारी ऐसे करते जाओ, 5x 4y, पहले एक साइड की लिख लो फिर दूसरी, 3 इंटू 60 माइनस एक्स माइनस वाई, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, वहाँ से प्लस 4 इंटू 40 माइनस एक्स, 2 इंटू 40 माइनस वाई, प्लस 5 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 10। इसको ओपन करोगे बेटा, ये बनेगी एक्स वाई की इक्वेशन, ओपन कर दो बस। 5x 4y 180 माइनस 3x माइनस 3y 160 माइनस 4x 80 माइनस 2y प्लस 5x प्लस 5y माइनस 50। ये आपका जेड तैयार होगा। देखो 5x माइनस 3x 2x 2x माइनस 4x माइनस 2x प्लस 5x 3x 4y माइनस 3y y माइनस 2y माइनस y प्लस 5y 4y 180 प्लस 160 180 प्लस 160 340 और ये आ जाएगा 80, सारे प्लस वाले ऐड कर लो, है 420 बाकी 50 है ना, तो 80 माइनस 50 30 ऐड कर दो बस, 370। ये बन गया जेड। स्टेटमेंट में जेड कौन बनेगा? फर्स्ट। क्लियर है? ये क्या बन गया आपके पास? जेड। आपने क्या लिखना है इसको? मिनिमाइज, क्योंकि हम ये नहीं चाहते पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाए। रीज़न क्या है? अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट कम मिलेगा। आपने फैक्ट्री वाले से पूछा
कि ये प्रोडक्ट कितने रुपीज़ का है सपोज, और उसमें जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर प्रिंट रेट है, उसमें आपको 10 रुपये बचते हैं पर पीस। उसमें से अगर आप 2 या 3 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन भर रहे हो तो भी 7 या 8 रुपये आपको बचते हैं छोटी आइटम्स में। लेकिन अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 8 रुपये हो गया, 2 रुपये के लिए इतनी मेहनत होगी, तो ये चीज़ भी तो देखेंगे ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना ज़्यादा ना हो जाए कि प्रॉफिट ही ना बचे। सपोज एक कोई शोपीस है या कोई टॉय है जो आपको डीलर 20 रुपीज़ का दे रहा है और उसके ऊपर प्रिंट रेट है 30, तो आप प्रिंट रेट से ज़्यादा बेच नहीं सकते, तो 30 रुपीज़ का सेल होने वाला है, 20 का वो आपको दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग से लग रही है मंगवाने की। अगर पर पीस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 या 3 रुपीज़ है तो आप सोचो चलो 7 रुपये बच रहे हैं, है भी तो इतना सा शोपीस, बहुत सारे मंगा लेंगे, 7-7 रुपये 8-8 रुपये बच रहे हैं। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही 8 रुपये बढ़ जाए तो फिर बेनिफिट ही नहीं है। तो यही चीज़ मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करना चाहते हैं, वो कहेगा कि फिर वो वहाँ से लेगा ही नहीं इतनी दूर से, वो आसपास के एरिया में कोई और आइटम ले लेगा, उसको सेल कर लेगा जहाँ उसको कुछ पैसे तो बचते हैं, अदरवाइज उसका बिजनेस करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये बिज़नेस में सारी पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें चेक होती है। वो उस फैक्ट्री से सामान मंगाएगा, पता चले वो दे तो रहा है सही रेट, लेकिन वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन इतनी मुश्किल से आती है, इतनी महंगी पड़ती है कि वो सारा प्रॉफिट तो वहीं निकल जाता है, फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो वो सोचेगा उस आइटम को सेल ही ना करूँ। तो अब यहाँ पर देखो, आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार हो गया, इसको क्या करना है, मिनिमाइज। तो मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x + 4y +, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहाँ तक का सारा सफर था ये पूरा, ये समझ में आया। पहले हमने डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद पर पीस की कॉस्ट सर्कल में लिखनी है, प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट प्लस इनका प्रोडक्ट, सबका प्रोडक्ट करके ओपन कर दो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। लेकिन एलपीवी कैसे बनेगी, क्योंकि मुझे तो कॉन्स्ट्रेंट्स चाहिए। कॉन्स्ट्रेंट कहाँ से आएंगे वो सुनो। क्या कभी आज तक ऐसा हुआ है कि नंबर ऑफ आइटम्स किसी ने किसी से मंगाई हो तो हम ये कह देंगे कि ठीक है जी प्रोडक्ट खत्म हो चुके हैं जी, है नहीं, 0। बट कभी कोई कहेगा जी सामान खत्म हो गया, चलो -5 भेज देता हूँ, वो तो नहीं होता है, तो नेगेटिव नहीं होता। तो नंबर ऑफ आइटम्स का नॉन नेगेटिव। तो आइटम्स कौन थी इसमें, X और Y, x, y, 60 माइनस, ये सारी हर लाइन के ऊपर नंबर ऑफ आइटम्स जो आपने लिखी है सबके साथ >= 0 का साइन लगा दो। ज़्यादा 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे कंडीशन में, पहली इक्वेशन x थी, y पॉजिटिव, 60 - x + y पॉजिटिव, 40 - x पॉजिटिव, 40 - y पॉजिटिव, x + y - 10 पॉजिटिव। ये सारे पॉजिटिव लिख देंगे, जितनी नंबर ऑफ आइटम ढूंढी सबको पॉजिटिव लिख दो। पॉजिटिव लिखते ही इक्वेशंस बना लो, बन गई। ये तो कौन सी 2 कंडीशन होगी जो सबसे लास्ट में लिखते हो, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, वो यहीं से आ गई। और बाकी कंडीशंस क्या बन गई, 60 इज ग्रेटर देन x + y, तो इक्वेशन बन गई x + y <= 60, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से क्या आएगा, 40 ग्रेटर, x <= 40, y <= 40, x + y > 10। ये चारों आपके क्या बन गए, कॉन्स्टेंट्स। तो एलपीवी फॉर्मुलेट होगी और सॉल्यूशन तो हमें पुराने मेथड से निकालना पड़ेगा। समझ आई बात, एलपीवी फॉर्मुलेट करना ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में तुम्हें पड़ेगा सॉल्यूशन के साथ साथ। क्या किया है दोबारा सुन लो, पहले तो हमने कॉस्ट प्लस आइटम्स को मल्टीप्लाई किया, सबको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद जो बना वो हमारा मिनिमाइज जेड ट्रांसपोर्ट, ये आ गया हमारे पास। अब ये निकालने के बाद क्या टर्म आएगी, जो आपके पास आइटम्स थी, जो x, y, 60 माइनस जितनी भी, हर एक की जो आइटम है विदाउट रुपीज़, हर आइटम को पॉजिटिव कर दो। हर एक को पॉजिटिव करोगे तो ये दो तो बनेगी नॉन नेगेटिव कंडीशंस, और जो बाकी 4 हैं उनसे इक्वेशंस बन जाएंगी जो कि क्या बन जाती हैं, कॉन्स्टेंट्स। चारों क्या बन जाएंगी, कॉन्स्टेंट्स। और फाइनली हम एलपीवी क्या लिखेंगे, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू क्या बना है यहाँ पे, 3x + 4y
टू क्या लिखेंगे, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, x लेस देन 40, y लेस देन 40, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x पॉजिटिव। जब मुझे x और y मिल जाएंगे मुझे पता चल जाएगा किसके पास कितना मटेरियल सप्लाई करना है। x y आने के बाद तो सारा निकल जाएगा सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व आउट करनी हो जाएगी। नॉट ऑफ इसका आंसर नहीं निकालना मैडम। ये फॉर्मुलेशन की एक्सरसाइज थी, सिर्फ बनाकर दिखानी है, अब निकालने सिखाऊंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन दोगे अब हम सॉल्व करना ही सीखेंगे कि कोई भी एक्टिविटी गिवन है उसके लिए पहले मेथड सीख लो ना। सॉल्यूशन ऑफ एलवीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, हाउ वी सॉल्व इट। जब आपको सॉल्यूशन करना हो तो सॉल्यूशन में पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी कि सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। फिजिबल, नंबर 1, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होता है, कभी भी आपके पास जो एलवीपी की इक्वेशंस बनती हैं हम उन्हें क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं सपोज, और दिस इज योर कॉमन रीजन। तो जो कॉमन शेडेड रीजन आता है दैट इज नोन एज अ फिजिबल रीजन। कॉमन शेडेड रीजन इज नोन एज फिजिबल रीजन। इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं इन पर हम सॉल्यूशन चेक करते हैं। जो पॉइंट सपोज आपने कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए ओ ए बी सी, यहाँ आ गया x1 y1 x2 y2, तो एट एवरी पॉइंट x1 y1 x2 y2 means at corner points we check value of objective function z। क्या करना है बेटा, जो आपको लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं पहले उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसको प्लॉट करेंगे और +1 में हमने ये काम किया हुआ है, शेडेड रीजन निकालना हमें आता है। हम कॉमन फिजिबल रीजन फाइंड आउट कर लेंगे। कॉमन रीजन फाइंड आउट करने के बाद इसके जितने कॉमन पॉइंट्स बन रहे हैं कॉर्नर्स, इसको कॉर्नर पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। x3 y3 x4 y4 जितने आपके कॉर्नर पॉइंट्स बने हर कॉर्नर पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू चेक करते हैं। अब आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो चीज़ आपको करने के लिए बोली जाए उस हिसाब से वैल्यू निकालेंगे। द वैल्यू वेयर z इज मैक्सिमम और मिनिमम अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड। अगर हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग z मैक्सिमम है या मिनिमम, वैल्यू वेयर z इज मैक्सिमम और मिनिमम, जहां पर z की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो जाती है उसको हम फिजिबल सॉल्यूशन नहीं कहते, उसको बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट थी is known as a point where value of z is maximum or minimum is known as optimal solution। उस पॉइंट को हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलेंगे। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या चीज़ होती है, या तो वो वैल्यू को बिल्कुल मैक्सिमम कर देगा या वैल्यू को बिल्कुल मिनिमम बना देगा, दैट इज नोन एज अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। ये आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखो।
स्टेटमेंट है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x प्लस 11y सब्जेक्ट टू 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 104 x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 76 x y पॉजिटिव। ये टर्म दी हुई है। मुझे इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि x और y की क्या वैल्यू पुट करें कि इसका आंसर मैक्सिमम आए, और वो ऐसे होने चाहिए कि 2x प्लस y की वैल्यू जो 104 से कम हो और x प्लस 2y की वैल्यू 76 से कॉन्स्टेंट्स दिए हुए होंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इज इक्वल टू 6x प्लस 11y। अब आप सीधा मेथड सीख लो क्या करना है। above inequalities can be written in the form of equation. Above inequalities can be written in the form of equation. इक्वेशन के फॉर्म में इनइक्वालिटी को लिख दीजिए। इनइक्वालिटीज क्या क्या है? इनइक्वालिटीज 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 104। तो इक्वेशन क्या बनेगी? लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 76 इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 2 और 3 आपने इक्वेशन लिख ली। जब आप ये इक्वेशन लिख लेंगे तो इसको प्लॉट कर दीजिए। प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ में? पिन ड्रॉप साइलेंस होके बैठो। 2x प्लस y इज 104 एंड x प्लस 2y इज 76। दोनों को प्लॉट करने का तरीका एक होता है। अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो आपका बहुत ही ईजी है। एक बार x को 0 मान लो, y फाइंड आउट कर लो, और y को 0 पुट करके x फाइंड आउट कर लो। दोनों की वैल्यूज प्लॉट कर देना। 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो जाएगी। प्लॉट करने के लिए क्या होगा? इक्वेशन 2 की प्लॉटिंग पॉइंट्स ले लो और इक्वेशन 3 के। x 0 पुट करें तो y कितना आ रहा है? 104। और अगर y 0 ले लें तो x 52। सिमिलरली x 0 करें तो y 38 और y 0 लेंगे x 76। तो आपको ये पता चल रहा है 100 तक जा रही वैल्यू। 10-10 के गैप पे टेबल बना लीजिए अपनी। हमने ग्राफ पेपर, एक बात और है, एलबीबी में ग्राफ पेपर मिल जाएगा आपको। अब ग्राफ पेपर की डिमांड करके ग्राफ पे भी बना सकते हैं। अगर कभी ना मिले और कभी ऐसा लगे बोर्ड एग्जाम में देर हो रही है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आई शुड वेट एंड दे मस्ट ब्रिंग, तो मार्क्स आर नॉट डिडक्टेड। आप क्लियर डायग्राम उस पर शीट पर भी बना सकते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए ग्राफ पेपर में बनाए, बट ना हो तो क्वेश्चन मत छोड़ जाना। रीज़न बता रही हूँ, सिर्फ हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होते हैं, वो वैसे भी कैलकुलेशन से निकलेंगे ग्राफ बनाने के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ग्राफ में से चेक करना है कि कौन सा पॉइंट आ रहा है। सिर्फ थोड़ा आइडिया सही से ही बना दो, प्लॉटिंग का गैप बराबर रख लो बस। अब देखिए x is 0, y is 104। नेक्स्ट y is 0 तो x is 52। इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से मिला लो, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। एक काम और करना है, बाद में आप बहुत कंफ्यूज हो गए। ये तो क्वेश्चन है 2 का। अगर वहाँ पर 4 या 5 लाइंस बनानी हो, क्योंकि जितने कॉन्स्टेंट उतनी लाइन बनेगी। अगर 5 to 6 लाइन हो, आपको ये नहीं पता चलेगा किस लाइन की कौन से 2 पॉइंट्स को मिला के कौन सी लाइन बनेगी। तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन दी है? 2। तो जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है वो यहाँ पर एरो डाल के लिख दीजिए। ये किस लाइन की इक्वेशन है?
ये लाइन प्लॉट होगी। नेक्स्ट थर्ड में क्या है, x0 y38, y0 x76। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, लाइंस प्लॉट कर दी। सेकंड हमने शेडेड रीजन के लिए क्या सीखा हुआ था, +1 में भी किया था, दोबारा कर लेते हैं। ट्रू और फॉल्स है, अगर मैं ओरिजिन इसमें पुट करूं, क्या 0 104 से लेस है? ट्रू हो तो टुवर्ड्स ओरिजिन, फॉल्स हो तो फार फ्रॉम ओरिजिन। तो ये ओरिजिन पुट करने पर ट्रू है, तो हमारा ओरिजिन शेडेड पोर्शन का हिस्सा होना चाहिए। यहाँ पर भी ट्रू है, तो दोनों ही टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करने हैं। तो इसको सारा शेड मत करना, छोटी छोटी एरोज लगा लो। रीजन बताती हूँ क्योंकि डायग्राम खराब नहीं होगा। मुझे ये पता चल गया अंदर की तरफ शेड करना है दोनों को। और एक्स वाई पॉजिटिव का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अदरवाइज क्या होगा, शेड करते करते तो हम नीचे भी आ सकते हैं। इसने बोला एक्स पॉजिटिव मतलब इस तरफ और वाई पॉजिटिव ऊपर की तरफ। वो रीजन जिसके अंदर सारी एरोज इकट्ठी हो रही हैं, सारी लाइंस की, तो वो आपको दिख जाएगा। ड्रॉ करने से ज़्यादा कटिंग हो जाती है, इतना सारा शेड कर देते हैं हम कि शीट फटने को जाती है। एरोज लगा लो पहले, आपको पता चल गया कि ये कॉमन रीजन बन रहा है। अब इसको शेड कर दो बस। शेडेड रीजन मिल गया। पॉइंट सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप का सारा इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल के इक्वल में इक्वेशन, पॉइंट्स फाइंड आउट करके, दो पॉइंट बहुत होते हैं, 0 0 डाल के। बस टाइम वेस्ट करना ही नहीं, हमें जल्दी से जल्दी करना है। सिर्फ x0 y0 डाल के पॉइंट्स निकाल लिए, प्लॉट हो गया। टुवर्ड्स ओरिजिन हमने चेक कर लिया, शेडेड रीजन आ गया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। जब तक मुझे वो कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलते मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। कॉर्नर पॉइंट की नेमिंग कर दो, O A B और C। हम लिख देंगे O A B C इज फिजिबल रीजन वेयर O के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0। A के कोऑर्डिनेट्स, A यहाँ कहाँ कट कर रहा था, अब आपने लिखा हुआ होगा 50 से आगे 52, तो x 52 y 0। कोई पॉइंट तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, C भी मिल जाएगा। C यहाँ पर क्या था, 40 से कम वाला 38, C था 0,38। व्हाट इज B? B इन दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन है, तो मुझे फाइंड आउट करके दिखानी है। हम लिख देंगे B इज इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2 and 3। B किसका इंटरसेक्शन है, लाइन 2 and 3। अब आप फाइंड आउट करिए B, इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे सोल्व होगा। एक को एलिमिनेट करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें। 2x + y 104 था, इस सेकेंड इक्वेशन को 2x + 4y 152 सब्ट्रैक्ट करें तो -3y 104 - 152 -48 माइनस कैंसिल, 16 y इज 16 और अगर y 16 है यहाँ पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा x + 16 2 32 = 76। x इज 76 - 32 44। तो पॉइंट क्या आया, 44, 16। ये आपका B है, B इज 44, 16। डायग्राम क्लियर ड्रॉ कीजिए, चारों कॉर्नर पॉइंट्स निकालिए। समझ आ गया यहाँ तक। पहला स्टेप क्या था, लीनियर इनइक्वालिटी को लेस देन ग्रेटर देन के साइन हटा के इक्वल टू लिखकर इक्वेशन बना ली, पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, डायग्राम में ग्राफ बनाकर चेक कर लिया इनइक्वालिटी से कि अगर ओरिजिन पुट करने पर ट्रू आता है तो टुवर्ड्स ओरिजिन, फॉल्स आता है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। हमने वो चीज़ भी चेक कर ली।
फिजिबल रीजन ढूंढा, सारे कॉमन पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट लिख रहे हैं। कॉर्नर पॉइंट में एक या दो ऐसे मिलेंगे जो इंटरसेक्शन से निकालने पड़ेंगे, वो आपको फाइंड आउट करने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? वैल्यू ऑफ z एट O, वैल्यू ऑफ z एट A, z एट B, z एट C। हर एक पॉइंट पर z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। z था 6x प्लस 11y, तो 6 इंटू 0 11 इंटू 0 0, 6 इंटू 52 प्लस 0 हो जाएगा, फिर 6 इंटू 44 11 इंटू 16, ये आ जाएगा आपका z एट C पॉइंट कितना था? 0,38, तो 0,38 पर क्या होगा? x इज 0, 11 मल्टीप्लाई 38, पूछा गया था मैक्सिमाइज, चारों पॉइंट्स में से किस पर आंसर मैक्सिमम है? 440 आंसर भी, तो हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 440 एट x इज इक्वल टू 44, y इज इक्वल टू 16 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर x 44 हो, y 16, अब ये क्वेश्चन बनाने वाला क्या करेगा? स्टेटमेंट देगा, मैंने आपको डायरेक्ट दिया था, वो कहेगा नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ चेयर्स और ऐसे ही इक्वेशंस। अब आपको पता चल जाएगा, मान लो आपने x नंबर ऑफ टेबल्स मानी हुई है और y नंबर ऑफ चेयर, तो आपको लास्ट में पता चल जाएगा अगर मैं 44 टेबल 16 चेयर बनवाता हूँ तो मुझे बेनिफिट होता है, प्रॉफिट दिया हो मान लो, और ये भी पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट है। तो ये स्टेटमेंट है। पहले इसीलिए आपको कल फॉर्मुलेशन सिखाई थी। फॉर्मुलेशन सिखाने के बाद जब आपने क्वेश्चन को एक्स वाई में बदल दिया, अब ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जो एक्स वाई आएगा वो आपका आंसर होगा। अब आपको बता, अगर आपने एक्स को ग्राम्स में लिया हुआ है, कोई अमाउंट ले रखी है, कुछ भी है, x 44 है, y 16 है, तो आपके पास ये क्या आ गया? सॉल्यूशन ऑफ LPP। ये कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे।